Hello guys, hi everyone. I am your science educator Kashisha and welcome back to my channel. आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 की बायोलॉजी इन वन शॉट। तो आपकी हाफ ईयरली जो है अब स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ क्लास 9 की बायोलॉजी का वन शॉट। आज हम करेंगे बायो का, उसके बाद धीरे धीरे केमिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे साइंस को डन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं क्लास 9th में देखूँ तो आपको लगेगा कि मैम यहाँ पे हर चैप्टर जो है डिटेल में जाएगा, ठीक है। तो हर चैप्टर जो है वो यहाँ पे हमें डिटेल में नहीं करना। जहाँ से जिस टॉपिक से 101% गारंटी होती है या प्रोबेबली होती है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, हम वो टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लेके आई हूँ यहाँ पे। और अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर इन्हीं चैप्टर्स के डिटेल में देखना है तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे। सो प्लीज आप चैनल को विजिट करें और वहां से अपने जो चैप्टर है उसको वन शॉट में क्या करें, कंप्लीट करें। वो भी सारे मैंने वन शॉट में ही पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर आता है बायोलॉजी का, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि भाई सेल, ठीक है, सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की। देन आपको एक बॉक्स में जहाँ पे साइंटिस्ट के बहुत सारे नाम है वो याद रखना है। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ER, तो ER याद रखना है आपको। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ये याद रखना है। ओके, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लाइसोसोम्स, और वहां से भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसी के साथ हम हमारी जो महा मैराथन है इसका करते हैं शुभारंभ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर, ओके, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब सबसे पहले लाइन, ठीक है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि 1665 में उसको डिस्कवर किया था, किसको, सेल को। भाई किसने किया, तो तुम बोलोगे कि ये रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। उन्होंने रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्स एज सेल, ठीक है, सेल नाम दे दिया। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। कहाँ से आया था भाई, लैटिन वर्ड से इसको ओरिजिनेट किया था, ठीक है। अब सेकंड मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था कि हमारे पास वो जो बॉक्स दे रखा है तुम्हारी एनसीईआरटी में, ठीक है, कौन सा बॉक्स, भाई ये वाला बॉक्स देखो, ये रहा। यहाँ से भी वन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। कैसे, सेल्स वे फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है ना कि सेल की डिस्कवरी किसने की, कौन से ईयर में की, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर एक और साइंटिस्ट आए थे ल्यूवेनहॉक, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप कब किया था भाई, 1674 में किया था, ठीक है। फिर यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन आए थे, इन्होंने क्या दिया हमें, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बात बोली थी, कब, 1831 में। देन पुरकिंजी इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म की जो टर्म है किसने दी, पुरकिंजी ने दी। भाई कौन सी ईयर में दी, तो तुम बोलोगे 1839 में दी थी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वन मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट में हमारे पास टू बायोलॉजिस्ट के नाम दिए, एक तो श्लेडर 1838, श्वान 1839। इन्होंने क्या दी थी भाई, इन्होंने बेसिकली बात करी थी कि द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय वर्जॉव 1855। श्लेडर और श्वान आए, एक बॉटनिस्ट था, एक ज़ूलॉजिस्ट थे, ठीक है। दोनों ने अपने अपने अकॉर्डिंग सेल की थ्योरी दी, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल थ्योरी है वो दी रुडॉल्फ वर्जॉव ने, कब दी, 1855 में दी, ठीक है। ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी इन्होंने दी further explained by Virchow 1859 by suggesting that all since discovery of the electron microscope in 1940 it was possible understand the complex structure of the cell and its various organelle। उन्होंने बोला कि भाई जो नए सेल है, मतलब जो नए सेल बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कोई भी मेरा नया सेल है वो उसके पहले वाले सेल यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वहां से बनता है। ये किसने बात की थी भाई, रुडॉल्फ वर्जॉव ने बोली थी। उसके पहले कौन से दोनों साइंटिस्ट रहते, तो श्लेटन और श्वान, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ से टेबल पे याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कैसा क्वेश्चन आ सकता है भाई, वन मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड टॉपिक मैंने आपको बोला था कि सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर का जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ सेल एंड देयर फंक्शन, ओके, व्हाट दे परफॉर्म। भाई क्या करते हैं ना, तो वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी यहाँ पे हमें दे रखे हैं, जैसे कि
स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, ओवम, बोन सेल, फैट सेल, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ सेल। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे एक्चुअली में ये जो सेल्स है ना, कुछ छोटे दिखेंगे तुम्हें, कुछ बहुत बड़े दिखते हैं साइज में। अब इनका जो शेप है, इनका जो साइज है, वो अब कैसे हम करते हैं, ठीक है। क्यों मतलब ऐसा बड़ा है, छोटा है, कोई ऐसा है ना, क्यों अलग अलग है, सबको एक क्यों नहीं रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल का शेप और जो सेल का साइज है वो हमें उस अकॉर्डिंग होता है कि वो कौन सा फंक्शन बॉडी में या ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे स्मूथ मसल सेल की, जो हमारे नर्व सेल है, जो लोग ऐसे होते हैं भाई, लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, ठीक है, बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के। अब जो नर्व सेल होते हैं वो इतने लंबे क्यों होते हैं, तो जो नर्व सेल है वो हमारे लंबे इसलिए रखे गए हैं क्योंकि बेसिकली नर्व्स का काम क्या होता है, ट्रांसमिशन, ठीक है। तो भाई अब तुम्हें कोई भी हमारे पास साइनैप्स है, नर्व इंपल्स है, ठीक है, डेंड्राइट, हमने ये सब पढ़ रखा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ट्रांसमिशन करवाना है तो तुम्हें लंबे लंबे सेल्स चाहिए, मतलब एक के पीछे दूसरा, ठीक है। वैसे ही आपको क्या चाहिए होता है, नर्व सेल्स चाहिए होते हैं, इसीलिए इनका जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ओवम की, तो ओवम की जो साइज है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है उस पर डिपेंडेंट होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो सारे सेल्स उनका शेप और साइज क्यों अलग अलग है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई इसीलिए अलग अलग है या उस अकॉर्डिंग उसको रखा गया है कि वो बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। The shape and size of cells are related to the specific function they perform। भाई आखिर वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस पे ये चीज डिपेंड करती है। सम सेल्स जैसे अमीबा हो गया, अमीबा क्या करता है, अमीबा हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, शेप कैसी होती है, चेंज होती रहती है। इन सम केसेस द सेल शेप एंड कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्युलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, ठीक है। या तो उसकी जो शेप है, जो साइज है, वो चेंज किसी ऑर्गेनिज्म में होती भी रहती है, या कोई ऑर्गेनिज्म में वो कैसे होते हैं, स्टेशनरी भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो लिविंग सेल है उसकी कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, ठीक है। तो अब सेल का काम क्या है, बेसिकली जो भी उसका फंक्शन है वो परफॉर्म करना, ठीक है। तो वो क्या हो गई, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, देखो जैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, किसने डिस्कवर किया, कैसे किया, है ना। What is why is the cell called the structural and functional unit of life? भाई इसको structural और functional unit of life क्यों बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया है what is the cell made up of, what is the structural organization of cell। तो यहाँ से भी बहुत important question आता है। क्वेश्चन ये आता है कि why plasma membrane is called as a selectively permeable membrane। ओके, क्वेश्चन क्या था, why plasma membrane is called as a selectively permeable membrane, ठीक है। कि भाई तुमने सेल ऑर्गेनली में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्यों सिलेक्टिवली परमेएबल कहा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। हमें पता है कि भाई जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर है उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। जो क्या करती है, सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि सेल के अंदर जो कंटेंट है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है ना। The plasma membrane allows or permit the entry and exit of some material in and out of the cell। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर कवरिंग है, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, भाई वो बोल रही है कि वो इन एंड आउट ऑफ द सेल को मेंटेन करती है। कैसे, कि भाई जैसे कोई भी सब्सटेंस है जो सेल में आना चाहता है, तो अगर वो चीज़ काम की है, सेल को उसको उसकी ज़रूरत है, तो बोले कि हाँ भाई आ जाओ, ये चीज़ काम की है, ठीक है। अगर वो चीज़ काम की नहीं है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से ही बोल दे कि नहीं भाई हमें इसका कोई काम नहीं है। तो क्या हो रही है, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, मतलब जो काम की चीज़ है उसको अंदर आने दे रही है, और जो चीज़ जो है वो काम की नहीं है उसको बाहर से क्या बोल रही है, नहीं भाई सेल के अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए इसको क्या बोला है, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहा गया है, ठीक है। ये हमारे पास था। ओके, फिर हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई सॉल्यूशंस से, है ना। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, अलग अलग नाम है। अब आखिर ये होते क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डेफिनेशन भी इसकी अक्सर कभी कभार पूछी जाती है। तो ये अगर जो मीडियम सराउंडिंग सेल है उसमें अगर हायर वाटर कंसंट्रेशन,
कंसंट्रेशन है देन द सेल, मीनिंग यानी कि जो आउटसाइड सॉल्यूशन है वो कैसा होगा भाई, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर वो आइसोटोनिक है यानी कि बाहर का मीडियम सेल के अंदर का मीडियम दोनों ही कैसे है, सेम है, इक्वल अमाउंट में, तो उसको कैसा बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड वाला हमारे पास आता है दैट इज हाइपरटोनिक, कैसा सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक में है if the medium has a lower concentration of a water than the cell, अगर मीडियम का जो कंसंट्रेशन है वो लोअर है एज कम्पेयर टू सेल, तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, बहुत ही कंसंट्रेटेड होगा। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे तीन टर्म्स डिस्कस की, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक। इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। वहाँ पे गेन हो रहा है वाटर का, लॉस हो रहा है, ठीक है। ये भी आपको चीजें याद रखनी है क्योंकि आपको बाय वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है then we have is ओके साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये सब हमें यहाँ पे दिया, यस देखो why is the plasma membrane called the selectively permeable membrane, भाई selectively permeable membrane आखिर तुमने इसको क्यों कहा है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट में आता है डिफरेंस दैट इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, क्या है, प्रो क्या है और यूकैरियोटिक का है क्या है, ठीक है। सब नाम से ही पता लगा सकते हैं, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया प्रिमिटिव टाइप, ठीक है, जो थोड़े से पुराने हैं, ठीक है, उनको क्या बोला है, प्रोकैरियोटिक सेल बोला, प्रिमिटिव हुए ना वो, तो यही है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल मतलब इनके पास क्या है ना, जैसे हमारे पास घर होता है, ठीक है, तो घर में हमारे पास क्या होता है, लिविंग रूम अलग है, बेडरूम अलग है ना, वॉशरूम अलग है, किचन अलग है। तो इन सबको किसने अलग किया, किसने सेपरेट आउट किया है, तो भाई दीवार ने किया है ना। तो यहाँ पे भी सेल में जो सारे ऑर्गेनेली है उसको अगर अलग अलग किया है, ठीक है, मतलब अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो उनको क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं भाई कंपार्टमेंट्स है अगर सेल्स में, तो उसको क्या बोलते हैं, हम यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है, ठीक है। जैसे प्रो में देख लो तो साइज इसकी जनरली ये दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे यूकैरियोटिक की जो साइज होती है ये यहाँ पे दी गई है, तो ये याद रखनी होती है। यहाँ पे जो न्यूक्लियर रीजन है ना वो इतना अच्छा डिफाइन नहीं होता, क्यों भाई, प्रोकैरियोटिक है ना, प्रिमिटिव है, सब क्या है, मिक्स है ना, प्रिमिटिव है, तो सब चीजें क्या है यहाँ पे मिक्स है, अच्छे से कंपार्टमेंट्स डिवाइडेड नहीं है। अगर यू में देखोगे तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर रीजन होता है ये वेल डिफाइंड होता है, और इसको सराउंड करती है कौन, भाई इसको सराउंड करती है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये यहाँ पे डिफरेंस आता है। थर्ड डिफरेंस, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो कैसे होता है, तो भाई सिंगल होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मोर देन वन क्रोमोसोम, यहाँ पे एक क्रोमोसोम से ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली कैसी होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे हमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली देखने को मिलती है, ठीक है। अब एक चीज है जो इन दोनों में कॉमन होती है, कौन क्या कॉमन है, तो कॉमन है राइबोसोम। राइबोसोम जो है चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था इनका डिफरेंस, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव, पुराने हैं, ठीक है, अच्छे से वेल डिफाइंड ऑर्गेनली नहीं है, ठीक है, यही सब है। यूकैरियोटिक मतलब थोड़े से एडवांस लेवल के है, ठीक, ये दिया गया है, ओके। फिर हमें यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो एनिमल सेल में हमारे पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका डायग्राम भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, ये था हमारे पास बेसिकली एनिमल सेल, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे गिवन है, ओके, फिर हमें यहाँ पे गिवन है क्या, यहाँ पे हमें गिवन है प्लांट सेल, ओके, प्लांट सेल दिया है, प्लांट सेल में आरईआर है, लाइसोसोम है, ठीक है। बस वहां पे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसमें, प्लांट सेल में। इसका भी डायग्राम जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर आ जाता है गोल्जी एपरेटस, ठीक है। सो
गोल्जी एपरेटस बेसिकली, फिर यहाँ पे आते हैं हमारे पास यस वी हैव लाइसोसोम्स, ठीक है। गोल्जी एपरेटस मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उतनी चांसेस नहीं होती। हमारे पास आते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। कि राइट है शॉर्ट नोट ऑन लाइसोसोम्स एंड व्हाई लाइसोसोम्स इज कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल, ठीक है। सुसाइडल बैग्स इसको ही क्यों कहा जाता है, ठीक है। सो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ये कैसे होता है, एंजाइम जो होती है वो किसने बनाई होती है भाई, RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ये कैसे होता है भाई, एक तरह का डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल है, ठीक है। दे हैव टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज बॉम्ब आउट सेल ऑर्गेनली, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, जब सेल खराब होता है, ठीक है, तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम आएगा और सेल को खा लेता है, ठीक है। इसीलिए उसको क्या बोला गया भाई, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। उसको लगेगा कि भाई जो अब सेल है वो खराब हो रहा है, तो लाइसोसोम आके क्या करता है, उस सेल को खा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फूड हो गया, एज वेल एज और ऑर्गेनली हो गए, जो एंड अप कर जाती है कहाँ पे, लाइसोसोम्स में, ठीक है। ये क्या करता है, जो भाई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपल में तोड़ेंगे, फिर जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है ये क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल को, ठीक है। During the disturbance in cellular metabolism, for example, when the cell gets damaged, यानी कि जब जो सेल होता है वो डैमेज बिगड़ने वाला होता है, लाइसोसोम क्या करता है, may burst and the enzyme digest their own cell, मतलब वो खुद ही के सेल को इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं जब वो खराब होने वाला होता है, ठीक है। उन्हीं इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं भाई, सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल, लाइसोसोम्स को इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि या तो एग्जाम में आ सकता है राइट है शॉर्ट नोट ऑन लाइसोसोम्स, या तो फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाई लाइसोसोम्स इज कॉल्ड एज अ सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल। तो वो क्या कर रहा है, जब सेल खराब हो रहा है तो अपने ही सेल को क्या कर जा रहा है, इनगल्फ कर जा रहा है, खुद ही खा जा रहा है, ठीक है। इसीलिए उसको सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल कहा जाता है, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, वहां से ही तो इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे घर में। एसी चलाना हो, फ्रिज चलाना हो, पंखा चलाना हो, है ना। ये जो यहाँ पे स्क्रीन चल रही है किसके कारण भाई, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है भाई, पावर हाउस से आ रही है, ठीक है। तो वैसे ही हमने सेल में हमारे पास ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला गया, क्या ये कुछ क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, ठीक है। तो वो यहाँ पे देखेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, और आपको रीजन भी पूछ सकते हैं कि व्हाई भाई इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा गया, ठीक है। ये क्या जनरेट कर रही है, ठीक है। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, ठीक है भाई, दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है इसकी। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है, विद द इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो डीपली फोल्डेड होती है, कौन सी, अंदर वाली मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो फोल्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली जो सरफेस एरिया है सेल का वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है फॉर जनरेटिंग एटीपी एंड केमिकल रिएक्शंस, एटीपी क्या है भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जब सरफेस एरिया बढ़ा रहे, क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो सके, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है भाई, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। किसको भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर हमें यहाँ पे प्लास्टिड्स के बारे में चीजें बताई गई, ठीक है। तो जनरली प्लास्टिड से हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सेल डिवीजन का क्वेश्चन है जो हमें यहाँ पे, यस सेल डिवीजन जो है वो भी यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। अब सेल डिवीजन का क्या, कि जो हमारे पास जो न्यू सेल है वो बन रहे हैं। अब यहाँ पे सेल डिवीजन, बेसिकली सेल डिवीजन दो तरह की होती है, ठीक है। सेल डिवीजन का मतलब है भाई सेल है, उससे अगर मुझे दूसरा सेल बनाना है, दो और सेल बनाना है या चार सेल बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, और उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेल डिवीजन कहा जाता है, जहाँ पे सेल्स क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और वैसे यहाँ पे दो तरह के मेरे सेल डिवीजन होते हैं, एक को बोलती हूँ मैं माइटोसिस और एक होता है मेरा मियोसिस। माइटोसिस में क्या हो रहा है, एक सेल से दो सेल बन जा रहे हैं, मियोसिस में क्या हो रहा है, एक सेल से चार सेल बन जा रहे हैं, ठीक है। ये होती है माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है।
पे जैसे cell divide to form two identical daughter cell. The daughter cells have the same number of chromosome as mother cell. पे क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है. It helps in growth and repair of tissues organism, ठीक है. अब यहाँ पे जो नए नए जो सेल्स बन रहे हैं बेसिकली इनका काम क्या है, तो specific cell of reproductive organ or tissues in animals and plants divide to form gametes. क्या बनाएंगे, गैमीट्स फॉर्म करेंगे, जहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है. ये है, तो ये माइटोसिस है, ये मियोसिस है, ठीक है. जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं. तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, आई गेस इसमें हमारा ईयर रह गया है, सो ईयर एक बार देख लेते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आता है. यस, ये रहा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज ईआर. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है. तो ये देख लो, तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हम ईआर बोलते हैं, वो एक नेटवर्क है किसकी, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स की और शीट्स की, जिसको कहा जाता है. जो हमारा ईआर होता है ये सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब ईआर हमारे यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक तो आरईआर और एक एसईआर. आरईआर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर होता है एसईआर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. जो आरईआर है लुक रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है, और विच आर प्रेजेंट इन एक्टिव सेल्स. ये साइट्स होती किसकी, प्रोटीन मैन्युफैक्चर की, ठीक है. और जो मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स है इसको फिर भेज दिया जाता है ईआर में. और एसईआर का काम होता है हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है. तो आरईआर क्या कर रहा है भाई, हमारा प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर रहा है, और जो एसईआर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा फैट मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है. ये यहाँ से क्वेश्चन आता है. द राइबोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, ठीक है. कौन कर रहा है, एसईआर कर रहा है, ठीक है. द एसईआर हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, ठीक है. Some of these proteins and lipids help in building up the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis, ठीक है. इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है. जैसे some other proteins and lipid function as enzyme as hormones, ठीक है. तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है. एसईआर का हमने फंक्शन देखा, हमने आरईआर का फंक्शन देखा, ओके. सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आ जाता है हमारे पास टिश्यूज, ओके. सो यहाँ पे ओके टिश्यूज एंड टेक्स्ट बुक पीडीएफ, टिश्यूज, ओके. ओके टिश्यूज पे चलेंगे, टिश्यूज टिश्यूज टिश्यूज, ओके. ये रहा हमारे पास टिश्यूज. ओके तो ये हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ, बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज टिश्यूज, ठीक है. अब टिश्यूज बेसिकली क्या होता है टिश्यूज, तो हमारे पास अगर कोई भी मेरे पास ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले वो किससे बना हुआ था, तो बना होता है सेल से, ठीक है. सेल के बाद कौन आता है, टिश्यू. तो टिश्यू को हम बोल सकते हैं कि भाई जो ग्रुप ऑफ सेल होता है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को टिश्यूज बोला जाता है, ठीक है. अब टिश्यू से फिर मेरे पास क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से मेरे पास क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से कौन बनता है भाई, आप और हम बनते हैं, दैट इज ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो अगर हम बात करें कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सबसे पहले किससे बना, तो बोलेंगे भाई वो सेल से बना, क्योंकि सेल से बने. टिश्यू, टिश्यू को मैंने नाम दे दिया, ग्रुप ऑफ सेल है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है. टिश्यू से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बने ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बन गए आप और हम, मतलब ऑर्गेनिज्म, ठीक है.
तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टिश्यू। सो एनर्जी कैसी है ना, एनर्जी यहाँ पे डाउन नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पर बैठे हैं, किताब कुछ खोली नहीं है, हम ऐसे ही बैठे हैं और ऐसे देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं ना। दिस इज नॉट अ सॉन्ग। ओके, मतलब आपको इसको सुनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं कोई गाने नहीं गा रही है ना। आपकी एनसीईआरटी यहाँ पे क्या हो रही है, रिवाइज हो रही है। तो प्लीज अपना जो जोश है वो एकदम हाई रखिए। अब आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आने वाली है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़े, और जिनकी स्टार्ट हो गई है या जिनकी आने वाली है, प्लीज एंड प्लीज अच्छे से वर्क हार्ड, ओके, फॉर दोज बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर, दैट इज टिश्यू। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने आपको सारे ही कवर करवा दिए हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं लेके आया, आपके लिए टॉपिक लेके आया, क्योंकि टॉपिक में से अगर मैं आपको कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करूँ तो अगर वहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर दे सकें, ठीक है। क्वेश्चंस में मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके आऊँगी, तो आप वही उस पर ही डिपेंडेंट हो जाएंगे कि भाई यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमें नहीं करना, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पूरा पैराग्राफ समझाने की यहाँ पे कोशिश की है, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, बायोलॉजिकल सेकेंड चैप्टर, दैट इज टिश्यूज, ठीक है। तो आपको समझा दिया मैंने टिश्यूज क्या होते हैं। टिश्यूज होते हैं मेरे पास जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स का गुच्छा, क्लस्टर ऑफ सेल्स, या तो मैं बोल सकती हूँ ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है, टिश्यूज कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, ओके। इस चैप्टर में यस, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ये है कि भाई वो डिवाइड करता जा रहा है, मतलब लाइफ लॉन्ग वो क्या करता जा रहा है, भाई डिवाइड जो वो करता ही जा रहा है, ठीक है। मतलब जैसे हम, ठीक है, जैसे आप हो गए, आप जब छोटे थे 3 इयर्स के, 4 इयर्स के, ठीक है, 3 इयर्स के थे तो थोड़े छोटे, 4 में हुए तो हाइट का इंक्रीजन हुआ, 5th में, 6th में, 7 ईयर, अब जब 13 के हुए, 14 के, 16 के, तो क्या हुआ, इंक्रीजन देखने को मिला। सेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हो रहा है कि ये क्या करता जा रहा है, भाई ये डिवाइड करता जा रहा है, इसके जो सेल्स है ये डिवाइड करते जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके, यहाँ पे दिया हुआ है द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स, ठीक है भाई, कुछ ही स्पेसिफिक रीजन्स में हो रही है। दिस इज बिकॉज ये जो हमारा डिवाइडिंग टिश्यू है इसको क्या बोल दिया जा रहा है, इसको बोल दिया जा रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब ऐसे टिश्यू जो लाइफ लॉन्ग क्या करते जा रहे हैं, अपने आप को डिवाइड करते ही जा रहे हैं, उसको बोल दिया है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, ठीक है, कौन से रीजन में वो प्रेजेंट है और क्या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास इसके भी क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स है, ठीक है। जैसे हमारे पास लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। सो ये हमें दिया एपिकल मेरिस्टेम। अब एपिकल मतलब जो एपिक्स के प्रेजेंट, किसके एपिक्स पे, प्लांट, उसको क्या बोला गया, एपिकल मेरिस्टेम बोला गया है, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मतलब बीच में है भाई, इंटर बीच का है ना, ऐसा नहीं, बीच का मतलब यहाँ की बात यहाँ पे कर सकता है, यहाँ की बात यहाँ भी कर सकता है, तो क्या है, बीच का है, तो क्या बोला, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहा गया है, ठीक है। और ये लास्ट वाला जिसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो जो एपिकल वाला है इसका काम होता है कि ये ऊपर ऊपर ग्रोथ करवाएगा, इंटरकैलरी गर्थ में ग्रोथ होगी, है ना, और ये मेरे पास क्या है, लेटरल, ठीक है। सो एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। एपिकल ही नाम है तो मतलब वो एपिक्स पे प्रेजेंट होगा, किसके, प्लांट के, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसके सेल्स देख लो, तो सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, वे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, है ना, तुम्हारी तरह इनएक्टिव होके नहीं पड़े रहते, एग्जाम में पढ़ना है, ठीक है। इसलिए कैसे सेल है, एक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, भाई साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स इनके पास नहीं होते हैं, ठीक है। और जब ये डिवाइड करते रहते हैं इसीलिए इनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा गया है। जैसे तुम्हारे अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारे में जिन बच्चों के PT 1 में अच्छे नंबर नहीं आए थे, या स्कूल टेस्ट में, क्लास टेस्ट में अच्छे नहीं आते, वो क्या करते, वो मेहनत करते रहते हैं ताकि उनके एट लास्ट अच्छे मार्क्स आ जाए, है ना, वैसे सेल्स है ये बात, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरे तरह के आते हैं, दैट इज
कंटिन्यूसली डिवाइड कर जा रहे हैं, ठीक है। परमानेंट का मतलब ये है कि परमानेंट है वो, मतलब कहीं मतलब परमानेंट का मतलब ये है बेसिकली कि वो सर्टेन स्पेसिफिक जगह तक या सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट तक ही क्या करेगा, डिवाइड करेगा, उसके बाद डिवाइड करना बंद कर देगा, बोल देगा नहीं भाई अब मेरे से डिवाइडिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब मैं परमानेंट बन चुका हूँ, है ना। होता है ना बेटा, जॉब में या कहीं में किसी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाओ तो आपको कभी भी निकाल सकते हैं। अगर आप परमानेंट हो तो आपको वहीं रहेंगे। सेम ये हमारे टिश्यू है, ये कुछ पॉइंट तक, कुछ लिमिट तक ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर ये अपनी जगह ले लेंगे, बोल देंगे भाई मैं परमानेंट टिश्यू, अब इससे ज़्यादा मैं डिवाइड नहीं करूँगा। इसलिए इनका नाम क्या रख दिया भाई, परमानेंट टिश्यू रख दिया। क्यों? क्योंकि एक ही स्पेसिफिक पॉइंट तक ये डिवाइड करते हैं, ठीक है। What happens in the cells formed by मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो सेल बने आखिर वो क्या करते हैं ना, क्या करते हैं ये हमने देखना है। They take up a specific role and lose the ability to divide, ठीक है। वो क्या करेंगे, अपना कोई भी स्पेसिफिक रोल ले लेंगे और वो डिवाइड करते ही जाएंगे, ठीक है। देखो परमानेंट टिश्यू में भी सबसे पहला है हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले हमारे पास कौन आ जाता है, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, पेरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सबसे कॉमन परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। किससे बना होता है, तो भाई अनस्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है कैसी होती है भाई, थिन होती है, पतली सेल वॉल इसमें होती है, ठीक है। ये कैसे होता है भाई, इसके पास लिविंग सेल्स होते हैं, डेड सेल्स नहीं, इसके पास लिविंग सेल्स है, ठीक है। ये कैसे होता है, यूजुअली लूजली अरेंज होते हैं, ठीक है। लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल यानी इंट्रासेलुलर स्पेसेस देखने को मिलती है, आर फाउंड इन दिस टिश्यू। ऐसे सेल्स यहाँ पे किसमें, पेरेन्काइमा में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट में हमने सबसे पहले किसको देखा भाई, हमने सबसे पहले देखा पेरेन्काइमेटस सेल को। उसके बाद आ जाता है दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। इसके बाद वाला जो टिश्यू है इसका काम है कि भाई फूड को स्टोर करना, ठीक है। इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कुछ सिचुएशन में क्या करता है भाई, क्लोरोफिल को भी स्टोर करके रखता है। कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करेगा, अब एक क्लोरोफिल को किया और यहाँ पे प्लांट कर रहा है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। अब एंड देन इट इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा। अब भाई क्लोरोफिल है उसके अंदर, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्लोरेन्काइमा, ठीक है। ये किस में पढ़ रहे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू में। पहले कौन सा देखा, पेरेन्काइमा, अब दूसरा कौन सा देखा, क्लोरेन्काइमा, जिसमें क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। फिर इन एक्वाटिक प्लांट्स लार्जर कैविटीज जो होती है वो प्रेजेंट होती है किसमें, पेरेन्काइमा में, टू हेल्प देम फ्लोट, ठीक है, ताकि उनको फ्लोटिंग करने में, तैरने में वो हेल्प कर सके, ठीक है। ऐसे पेरेन्काइमा जो तैर सकते हैं ना, फ्लोट हो सकते हैं, क्या बोला जाता है भाई, एरेन्काइमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, एरेन्काइमा बोला जाता है, ठीक है। तो क्या करे भाई, उसके फ्लोटिंग में बेसिकली प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प कर पा रहे हैं। जैसे हमारा लोटस हो गया तो वो क्या करता रहता है भाई, जो सरफेस है पानी की उस पर क्या करता है, फ्लोट करता रहता है। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ किसका, एरेन्काइमा का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, पेरेन्काइमा, जिसमें कैसे सेल्स थे, लिविंग सेल्स थे, ठीक है। जिसकी जो सेल वॉल थी कैसी थी, थिन थी, ठीक है। सेकंड हमने किसको देखा, हमने देखा क्लोरेन्काइमा को, ठीक है, जिसमें क्या है, क्लोरोफिल है, जिसका काम क्या है भाई, फूड को स्टोर करना, है ना। थर्ड वन जो फ्लोट कर सकते हैं उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे एरेन्काइमा। कौन, जो फ्लोट कर सकते हैं भाई, तैर सकते हैं पानी के सरफेस पे, ठीक है, ये था, ओके। फिर हमें यहाँ पे बोला है द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू, कोलेन्काइमा पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ गई। कौन कर रहा है भाई, कोलेन्काइमा। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक टेंडल्स, ठीक है। अब इसका काम है भाई प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करो, ठीक है, यानी कि प्लांट जो है वो अच्छे से मूव कर सके, ठीक है, और उसकी जो मैकेनिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। अब यहाँ पे वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। और मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को कौन प्रोवाइड कर पाएगा, जिसके पास कैसे सेल्स है, डेड सेल्स है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिसके पास हमारे पास डेड सेल प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ प्लांट, वो क्या करते हैं, वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने कौन कौन से पढ़े, हमने देखा पेरेन्काइमा, सेकेंड इज
फ्लोरेंकाइमा, थर्ड इज एरेंकाइमा एंड फोर्थ वन इज कॉलेंकाइमा। अब यहाँ पे कॉलेंकाइमा अलग है, क्लोरेंकाइमा अलग है। कैसे? क्लोरीन में आ रहा है CH, है ना, और क्लोरोफिल में भी क्या आता है पहले CH। तो क्लोरीन, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि भाई ये क्लोरोफिल को क्या करता है, क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट है। और यहाँ पे कॉलेंकाइमा के पास कैसे सेल्स है, डेड सेल्स है, जो प्लांट को क्या प्रोवाइड करे, तो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी और प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब the cells of this tissue are living. Okay, we can find the tissue or leaf stalks below the epidermis. The cells of this tissue are living, elongated, irregularly होते हैं, thickened होते हैं at the corners. Okay, जैसे ये जो सेक्शन ऑफ स्टेम, ये जाइलम है। जाइलम का फंक्शन क्या होता है भाई, खाने, बेसिकली आपका जो पानी है, पानी को क्या करना, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रांसफर करना, ले जाना। ठीक है, ये हमारी क्यूटिकल की लेयर है, ये हमारी एपिडर्मिस है। बेटा एपिडर्मिस है ना, ह्यूमन बॉडी में भी जो हमारी आउटर कवरिंग होती है, क्या बोलते हैं उसको, एपिडर्मिस कहा जाता है। ये है हमारे पास कॉलेंकाइमा के सेल्स, जो कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। बेसिकली प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर ये है हमारे पास पेरेंकाइमा। पेरेंकाइमा कैसे सेल्स है बेटा, वो हमारे थिन सेल्स होते हैं। ठीक है, उनकी जो सेल वॉल होती है कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है। और कैसे सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। किसके अंदर, पेरेंकाइमा के अंदर। तो कैसे याद रखेंगे, फिर PL से याद रखो, है ना। पेरेंकाइमा, लिविंग सेल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर आता है हमारे पास फ्लोएम। भाई फ्लोएम का काम क्या है, तो फ्लोएम का काम होता है खाने को ट्रांसफर करवाना प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, फिर ये हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, फिर देखो ये हमें यहाँ पे अच्छे से दिए हुए हैं। ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ सिम्पल टिश्यूज, ये रहा पहला पेरेंकाइमा। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। कॉर्नर्स कैसे है, थिन है, पतले है, लिविंग सेल्स होते हैं। फिर ये क्या है, हमारा कॉलेंकाइमा। ठीक है, वॉल थिकनिंग है, न्यूक्लियस दिखाया गया है और इसके सेल वॉल बताई गई है। फिर हमें दिया हुआ है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेरेंकाइमा और कॉलेंकाइमा का बताया गया है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब बेटा यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये आता है यहाँ से कि हमारे पास जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोल दिया एपिडर्मिस की लेयर होती है। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू स्क्लेरेंकाइमा। वही दूसरा जो टाइप है उसको नाम दे दिया है स्क्लेरेंकाइमा। अब ये ऐसा टिश्यू है, इट इज अ टिश्यू व्हिच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिकी। We have seen the husk of a coconut. It is made up of sclerenchymatous tissue. ठीक है, sclerenchymatous tissue वो टिश्यू होता है जो क्या है बेसिकली, जैसे हमारे पास नारियल है, कोकोनट। ठीक है, तो उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, बाहर का मतलब बेसिकली आउटर पार्ट, वो किससे बना होता है, तो बना होता है sclerenchymatous टिश्यू से। ठीक है, the cells of this tissue are dead. वे कैसे सेल है, डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, they are long होते हैं, narrow होते हैं, the walls are thickened due to lignin। किसकी वजह से भाई, लिग्निन की वजह से। ठीक है, and often this walls were so thick that there is internal space देखने को नहीं मिलती inside the cell। ये जो टिश्यू होता है ये प्रेजेंट होता है स्टेम्स में, वेस्कुलर बंडल्स इनके आजू बाजू साइड में प्रेजेंट होता है। बीच ऑफ लीव्स हार्ड कवरिंग होती है। ठीक है, और ये जबकि क्या है, ऐसे सेल है, डेड सेल है, तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। भाई बेसिकली स्ट्रेंथ इसको प्रोवाइड करेगी, इसको प्लांट को। तो अभी तक हमने कौन से सिंपल परमानेंट टिश्यू देखे, मेरे साथ याद करते जाओ। फर्स्ट वन इज पेरेंकाइमा, सेकंड वन किसको देखा हमने, देखा फ्लोरेंकाइमा, थर्ड वन इज एरेंकाइमा, फोर्थ वन इज कॉलेंकाइमा। ओके, एंड फिफ्थ वन इज स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा कैसा है, बेस की जो लिग्निन है ना यहाँ पे, ओके, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, क्योंकि इनकी वॉल पे क्या होती है, थिकन लिग्निन प्रेजेंट होती है। और ये किसमें पाए जाते हैं, तो बेसिकली जो हमारे पास जो कोकोनट का जो हस्क होता है, यानी कि जो उसकी आउटर कवरिंग होती है, वहाँ पे स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके जो सेल्स होते हैं, कैसे सेल्स है भाई, डेड सेल्स है। अब जब ये डेड सेल है तो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये है हमारे पास। फिर हमारे पास यहाँ पे एपिडर्मिस की बात करी गई है। ठीक है, तो अगर मैं एपिडर्मिस की बात करूँ तो जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, हमारी भी
बाहर की जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी बाहर की लेयर है उसको एपिडर्मिस बोले। इसका काम क्या है, तो इसका काम ये है कि जो पैरासाइट है, ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसको उससे बॉडी को बचाना। ठीक है, मतलब बॉडी के और बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बीच की लेयर होती है कौन सी, एपिडर्मिस। सिमिलरली प्लांट में भी क्या करती है, आउटर कवरिंग का काम करती है और प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे ह्यूमन बॉडी में हमें भी कौन करता है, एपिडर्मिस से करती है ना, ये हमारी लेयर, ये इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन, कॉमनली देयर लॉन्ग हेयर होते हैं इसके पास। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। फिर आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, हमने क्या देखे, सिंपल परमानेंट टिश्यू देखे। ठीक है, नाम जो है वो याद हो जाना चाहिए, उसका फंक्शन भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, मतलब थोड़े से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो हमारे पास सिंपल थे। अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट में द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू वी आर डिस्कस्ड दैट मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। भी एक तरह के सेल्स ही बने थे, या तो लिविंग होंगे या तो वो कैसे होंगे, डेड होंगे। ठीक है, इसमें भी हमारे पास सिमिलरली जाइलम और फ्लोएम का ही कैरेक्टरिस्टिक जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, जैसे जाइलम और फ्लोएम का नाम तो तुमने छोटी क्लासेस से सुनते आ रहे होंगे। ठीक है, जाइलम का काम होता है कि प्लांट्स के हर पार्ट तक वाटर को भेजना। ठीक है, और फ्लोएम का काम होता है भी खाना भेजना। ठीक है, ये जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन होता है। अब जब ये हमारे थोड़े कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो जाइलम जो होती है वो ट्रेकीड से बनी हुई होती है, वेसल से, जाइलम पेरेंकाइमा से और जाइलम फाइबर्स से। तो ये क्या हो गई, इसके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जाइलम किससे बनी है, तो ट्रेकीड से, वेसल से, जाइलम पेरेंकाइमा से और जाइलम फाइबर से। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रेकीड्स और वेसल्स होते हैं इनकी थिक वॉल्स होती है ना, मोटी वॉल होती है, और ये मेनली कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं व्हेन मैच्योर। अब जब डेड सेल है तो प्लांट को क्या देंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारे ट्रेकीड्स है और जो वेसल्स है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये अलाउ करते देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, भाई वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में प्लांट को क्या उसको ट्रांसफर करवाना है, तो फिर पानी को, क्योंकि ये काम ही किसका है, तो भाई हमारे जाइलम का। ठीक है, अब the parenchyma stores food, xylem fibers are mainly supportive in function। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, डेड सेल्स है, तो क्या देते हैं, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे हमें जाइलम की बात यहाँ पे खत्म हो गई, मतलब प्लांट को पानी दे दिया। ठीक है, अब बात करेंगे भाई खाने की, है ना, तो खाना कौन ले जाता है, तो फ्लोएम ले जाता है ना। तो जो फ्लोएम है ये हमारे 5 तरह के सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, वैसे कौन कौन से, तो सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रेकीड, वेसल, जाइलम पेरेंकाइमा, जाइलम फाइबर था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, और फ्लोएम पेरेंकाइमा बेसिकली जो सीव ट्यूब होती है वो ट्यूबुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो फ्लोएम है इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट फूड। ठीक है, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, भाई पत्ती में तो फोटोसिंथेसिस होगी, खाना बनेगा। अब वो जो खाना है वो प्लांट्स के हर पार्ट तक हमें क्या करवाना है, ट्रांसफर करवाना है, तो हमें टिश्यू चाहिए। कौन सा टिश्यू चाहिए, भाई फ्लोएम चाहिए। किसके लिए, भाई अगर खाना ट्रांसफर करवाना है। ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम सेल्स जो होते हैं यही लिविंग होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास ये फ्लोएम फाइबर्स और जो फ्लोएम सेल्स है, ठीक है, ये कैसे होता है, ये मेरे लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, अब जब लिविंग सेल्स है तो ये कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे प्लांट पे। ठीक है, ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई लिविंग सेल है ना, मैंने बोला था कि भाई जो भी डेड सेल होते हैं प्लांट में सिर्फ वही उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जो लिविंग सेल है उनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने जाइलम देखा, हमने फ्लोएम देखा, हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू देखे। ठीक है, फिर यहाँ की बात आती है भाई एनिमल टिश्यू की। ठीक है, सो एनिमल टिश्यू में ओके, जैसे हमें यहाँ पे बताया गया है एनिमल टिश्यू में, जैसे फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले तो बात करी गई थी एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल मतलब वही मैंने अभी समझाया ना, जैसे आउटर कवरिंग। ठीक है, जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैरासाइट वगैरह
हो गए, उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और हमारे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके बीच की बैरियर बनी हुई है, ओके, उसको क्या बोला है अभी, एपिथेलियल टिश्यू का आ गया। सिमिलरली प्लांट्स में हमारे पास कौन से टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो प्रेजेंट होते, एनिमल में जो होता है एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका काम हो गया कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉम पैथोजेंस, ठीक है, बाहर जो भी पैथोजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। अब भाई जोश कैसा है वो बता दो, उसके बाद ही हम ये जो एनिमल हमारे पास एनिमल टिश्यू है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लंबी क्लास है, आई नो कि है ना, क्लास थोड़ी सी हमारी लंबी है, बट बिकॉज यू गाइस आर इन क्लास 9 तो अब आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए जैसी चल रही है पढ़ाई, ठीक है, अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम आ रही है, जोश जो है वो हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें एक एक चीज़ जो है इस सेक्टर में लर्न करवा रही हूँ कि तुम्हें यहाँ पे क्लास में सारी चीज़ें लर्न हो जाए, कौन सा सेल लिविंग है, कौन सा डेड है, क्या फंक्शन है, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करी कि हम एनसीईआरटी की हर लाइन को कवर करें जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हाफ ईयरली में आपके अच्छे से अच्छा मार्क्स आए। तो जो अपना जोश है वो हाई रखना है, क्योंकि आपकी मैम का जोश भी कैसा है भाई, हाई है, तो बच्चों का जोश भी कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। तो जोश अपना हाई रखना है, पढ़ते रहना है, ओके। तो ये था हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। अब इसकी बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, जो एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या कर रहा है, ये एक तो परमिएबिलिटी रोल प्ले कर रहा है ना, कि हमारे पास जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पैथोजेंस आ रहे हैं ये इसको बॉडी के अंदर डायरेक्टली नहीं जाने दे रहा, तो मतलब एक तरह से ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास ये जो हमारे पास जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, इसमें कोई भी तरह की इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट देखने को नहीं मिल रही। जैसे मेरे हाथ में ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, क्या इसके बीच बीच में तुम्हें क्या स्पेस देखने को मिल रही है, नहीं देखने को मिल रही। क्यों? क्योंकि भाई इसका काम है प्रोटेक्शन करना, अगर बीच बीच में ऐसी स्पेस देखने को मिलेगी तो हमें बॉडी में पैथोजन आ जाएगा, पैरासाइट आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे बीच में इंट्रासेल्युलर स्पेस जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। ये है हमारे पास। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डिफरेंट एपिथेलिया हमारे पास होते हैं, ठीक है। जैसे देयर इज अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम जिसको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो यहाँ पे कहा गया है। तो देख लो हमारे पास एपिथेलियम के भी टाइप से पहला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। तो ये पहला ही दिया हुआ है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब देखते हैं क्या करता है, कहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं ये थिन होते हैं, अभी पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो ये सेल्स जो है ये थिन है, फ्लैट है, डेलिकेट लाइनिंग जो ये फॉर्म कर रहे हैं। ये पाए जाते हैं इसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विद स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। भाई हमारी जो इसोफेगस है और माउथ के जो कुछ पार्ट्स है इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। ये बेसिकली क्या करता है, तो प्रोटेक्ट्स द बॉडी मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। किससे बना हुआ है, स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मेनी लेयर्स। जो स्किन के जो सेल्स है ना बहुत सारी लेयर्स में अरेंज है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो पहला हमने कौन सा देखा, भाई हमने पहला देखा स्क्वैमस एपिथेलियम। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो बेसिकली इसोफेगस एंड सम पार्ट्स ऑफ आवर माउथ। क्या प्रोवाइड कर रहा है, भाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारी स्किन में बहुत सारे लेयर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा स्क्वैमस एपिथेलियम जिसको क्या बोला गया, जिसको बोला गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। ये है हमारे पास, तो यहाँ पे थी हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर ठीक है, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। कैसे सेल्स है, फ्लैट सेल्स है ना, एकदम फ्लैट है, ठीक है। अब फ्लैट है हमारे पास ये, और थिन है, पतले है, और ये डेलिकेट लाइनिंग यहाँ पे जैसे देखो एकदम ऐसे फ्लैट सेल्स है, ठीक है, थिन है हमारे पास, ठीक है, और एक डेलिकेट लाइनिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो पहला था हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियम, मेरे साथ साथ याद करते हुए चलना है, ठीक है। सेकेंड वन वी हैव इज, सेकेंड वन है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ठीक है। तो हमने देखा कि स्किन की बहुत सारी लेयर्स बन जाती है, ठीक है। उसका काम तो क्या है, प्रोटेक्शन करना
लेयर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है ना। जब लेयर के ऊपर लेयर होगी तभी तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे, वरना तो पता चला एक ही लेयर है, बाहर से कोई भी पैथोजन है वो एक लेयर को तोड़ के आ गया बॉडी के अंदर। ठीक है, ये था। अब वेयर अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर ऐसे इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, जो ऐसे लंबे लंबे सेल्स है हमारे पास, टॉल एपिथेलिया है, जिसको क्या बोला गया यहाँ पे, कॉल्यूमनर यानी कि पिलर लाइक एपिथेलिया कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे कहाँ पे इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, लंबे लंबे। इसका भी काम क्या है? इसका काम ये है अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर। ठीक है, रेस्पिरेटरी में कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं ऑन द सरफेसेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये जो सीलिया होती है बेसिकली इसको क्या करते हैं, मूव करते हैं, देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। ठीक है, उसको थोड़ा आगे क्या करते हैं, पुश करते हैं म्यूकस को। ऐसी तरह की सेल्स को क्या बोला जाता है भाई, सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम कहा जाता है। बेसिकली इसके पास सीलिया प्रेजेंट है। अब सीलिया का काम होता है मूवमेंट शो करना। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट शो हो रही है, जो हमारा म्यूकस है वो थोड़ा सा आगे जा रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड, यहाँ पे हमारे पास सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे भाई, नोज में। ठीक है, तो ये इसकी बात हो गई। और जो इनर लाइनिंग है वहाँ पे हमारे पास किसकी भाई, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, वहाँ पे वहाँ पे हमारे पास कॉल्यूमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसको देखा, सबसे पहले हमने देखा कॉल्यूमनर एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, फिर सीलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये इतना जो पार्ट है वो हम देख चुके हैं। ठीक है, देन मूव टू क्यूबॉइडल। तो भाई ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये ट्यूब शेप के होते हैं। भाई ट्यूब शेप है तभी तो इसका नाम क्या रखा हमने, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट है, तो लाइन ऑफ किडनी ट्यूब्यूल एंड डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, जहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब डेड सेल है। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन, ग्लैंड सेल्स भी कहते हैं, which can secrete substance at the epithelium surface. Sometimes a portion of the epithelial tissue folds inward and a multicellular gland is formed. उसे क्या बोलते हैं, मतलब ग्लैंड जो है वो वहाँ पे फॉर्म हो गया, so that is we called as glandular epithelium. ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। ठीक है, ट्यूब लाइक है, इसीलिए इसको क्यूबॉइडल स्क्वेमस एपिथेलियम कहा जाता है। कहाँ पे प्रेजेंट है, तो लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, काम क्या कर रहे हैं भाई, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब जब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो मेरे कैसे सेल्स हो गए भाई, डेड सेल्स हो गए, क्योंकि डेड सेल्स का ही काम होता है, दे ओनली परफॉर्म एंड गिव स्ट्रेंथ। ओके, इनका ही काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास ये देखो कॉल्यूमनर सीलिएटेड, जो कहाँ पे प्रेजेंट है भाई, नोज में। ठीक है, सीलिया मतलब वहाँ पे म्यूकस का मूवमेंट हो रहा है, जब वहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है तो मतलब वहाँ पे मुझे सीलिया लगाना पड़ेगा, इसीलिए उस टिश्यू का नाम हो जाएगा सीलिएटेड कॉल्यूम, सीलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है मेरे ब्रेन है, मेरे हाथ, मेरे पैर। ठीक है, मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म में इसको क्या कर रहा है भाई, एक दूसरे से सारे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसी का नाम रखा है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जैसे हमारा एग्जांपल आ जाता है ब्लड। ब्लड क्या कर रहा है अभी सारे ऑर्गन्स को, जैसे मेरा हैंड है, ठीक है, मेरे लेग्स है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली, इसीलिए ब्लड क्या है हमारे पास, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ओके, जैसे हमारे पास केस ब्लड की मैंने बात की, तो ब्लड हमारे पास कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें दिया गया है ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जैसे डिफरेंट वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल, बेसोफिल, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये किसके, प्लाज्मा के पार्ट्स है। ठीक है, बेसिकली प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे बोन का दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो बोन है वो किस किस चीज़ों से बनी है, तो फाइब्रोब्लास्ट, रेटिकुलर फाइबर, मैक्रोफाज, कोलेजन फाइबर, मसल सेल,
ठीक है, ये हमें यहाँ पे बताया गया है। फिर हमें बताया गया एडिपोज टिश्यू के बारे में, फैट ड्रॉपलेट और न्यूक्लियस बेसिकली। फिर यहाँ पे इन सबकी बात करके, ठीक है, कार्टिलेज भी हमारे पास कैसा है, वो भी एक तरह से हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, भी सॉलिड मैट्रिक्स है। किससे बना हुआ है, तो प्रोटीन्स और शुगर से बना हुआ है। कौन? कार्टिलेज। ठीक है, अब जो कार्टिलेज की जो बोन होती है वो स्मूदर बोन होती है, ठीक है, एक जॉइंट पे, कहाँ पे, जैसे नोज हो गया, ईयर हो गया, ट्रैकिया हो गया, लैरिंक्स, ठीक है, ये किससे बने हुए हैं, कार्टिलेज से बने हुए होते हैं। अब यहाँ पे दो टिश्यू आते हैं, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल, ठीक है, एरियोलर टिश्यू है जो मेरा स्किन और मसल के बीच में मुझे देखने को मिलता है, और जो मेरा एडिपोज टिश्यू है ये मेरा फैट स्टोरेज टिश्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास एरियोलर मतलब जो फाउंड कर रहा है बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, और एडिपोज मतलब जो टिश्यू जो है वो बॉडी में फैट स्टोरेज का काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एडिपोज टिश्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करी गई है किसकी, मस्कुलर टिश्यू की। भाई मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल्स, ठीक है, आपके मसल्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स, मसल्स के पास क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा जाता है, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। अब भाई कोई भी मूवमेंट करवानी है, ठीक है, जैसे मेरे पास डाइजेशन मूवमेंट करवानी है, ठीक है, हमें लोकोमोशन करना है, कुछ भी करना है, कुछ मूवमेंट करवानी है मसल से, तो यहाँ पे दो चीजें होती है, रिलैक्सेशन, पहले मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बाद में क्या करेगी, वो रिलैक्स करेगी, ठीक है। जैसे हमारा हार्ट में अगर राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया में ब्लड पास हो रहा है, ठीक है, ब्लड जा रहा है, तो जो मेरी एट्रिया है वो पहले क्या करेगी, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब उसने ब्लड लेफ्ट एट्रिया को दे दिया तो उसकी जो मसल है वो क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। तो दो तरह की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है, रिलैक्सेशन देखने को मिलती है और कॉन्ट्रैक्शन, दो मूवमेंट यहाँ पे हमें मसल्स में देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आगे हम यहाँ पे देखें तो आगे हमें यहाँ पे क्या दिया है, तो आगे हमें यहाँ पे दिया गया है टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, ठीक है, एक स्ट्रिएटेड है, स्मूथ है, ठीक है, ये जैसे स्ट्रिएटेड, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रिएशंस ऐसे ब्लैक बैंड्स जो है देखने को मिल रहे हैं, तो ये कैसी है, ये मेरी स्ट्रिएटेड मसल्स है, जहाँ पे मुझे डार्क और लाइट बैंड्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इसको स्ट्रिएटेड बोला है। ये वाली मेरी स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल मतलब स्पिंडल मसल्स है यहाँ पे प्रेजेंट है स्पिंडल शेप में, तो इसको मैंने स्मूथ मसल बोल दिया। इसको मैंने क्या बोला, स्ट्रिएटेड बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे लाइट और डार्क कलर के बैंड प्रेजेंट है। और यहाँ पे मेरी थर्ड वन दैट इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल मतलब यहाँ पे स्ट्रिएशन भी है, तो कार्डियक मसल बेसिकली इसका नाम ही कार्डियक मसल, यानी कि ये हमारे हार्ट में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारी 3 टाइप्स की मसल है। आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको डायग्राम दे दिया, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा किसका डायग्राम है, ठीक है, जैसे 3 मसल दे दिए, बताओ स्ट्रिएटेड कौन सी है, कार्डियक कौन सी है, ठीक है, आपको नीचे नाम लिखना है इसका, बेसिकली यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ मसल्स। अब हमारे पास यहाँ पे बात करी गई है भाई सबसे इम्पोर्टेंट टिश्यू, सबसे इम्पोर्टेंट टिश्यू कौन सा है, नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू बेसिकली नर्वस टिश्यू का काम क्या है, तो ट्रांसमिशन करना, ठीक है, मतलब जो इम्पल्स है उसको ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है, जिसका काम है ट्रांसमिशन, ओके। तो ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, और ये जो ट्रांसमिशन है ना ये बहुत ही ज्यादा रैपिडली यानी बहुत ज्यादा फास्टली होता है। अब फास्टली क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है तो एकदम फटाफट 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 क्या होती है, बॉडी में ट्रांसफर होती है। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे केमिकल क्यों नहीं हो रहा, तो भाई अगर केमिकल करेंगे तो बहुत धीरे धीरे है ना ट्रांसफर होगा, इसीलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है इसका डायग्राम, किसका, न्यूरॉन का, ठीक है, देखो यहाँ पे, ओके। जैसे ये रहा मेरे पास डायग्राम ऑफ किसका, न्यूरॉन, तो इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, ये मेरा डेंड्राइट है, ये मेरा एक्सॉन है, और ये मेरा क्या है, नर्व एंडिंग है,
नर्व एंडिंग के बाद वो दूसरे न्यूरॉन को वही इंफॉर्मेशन देगा, दूसरे के बाद तीसरे को, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही नर्वस टिश्यू का काम है, ठीक है, टू ट्रांसमिट द इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स लेना और फिर उस इम्पल्स को आगे बॉडी में ट्रांसफर करवाना, ठीक है। तो ये तो हमारे पास डायग्राम ऑफ न्यूरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन जो आता है न्यूरॉन का, तो उसमें आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे देखो, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। किसके पास है भाई? नर्वस टिश्यू के कौन? भाई ब्रेन हो गया, आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ठीक है। अब एक न्यूरॉन जो होता है ये सेल बॉडी से बना है, न्यूक्लियस से बना, किससे बना है? साइटोप्लाज्म से बना है, ठीक है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है लंबे लंबे, इसको डेंड्राइट कहते हैं। ये न्यूक्लियस, एक्सॉन और ये हमारी नर्व एंडिंग। अब ट्रांसफर कैसे होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? तो कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। केमिकल इम्पल्स जो है वो यहाँ पे बहुत धीरे काम करती है, इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब फास्ट टर्न करने के लिए उसको यूज किया जाता है। जैसे द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड एज नर्व इम्पल्स। भाई जो नर्व फाइबर से जो इम्पल्स है वो दूसरे में जा रही है, उसको क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो नर्व इम्पल्स है वो नर्व एंडिंग से दूसरे हमारी जो न्यूरॉन होता है उसमें ट्रांसफर होती है। तो ये था हमारे पास किसकी कहानी? भाई नर्वस टिश्यू की कहानी, ठीक है। इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है टिश्यूज वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाता है? पूरा हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलेंगे हमारे पास लास्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। This is our chapter improvement in food resources. ओके, पहले ब्रेक ले लेते हैं। ओके, खाने वाले के लिए
Yes guys, we are back. पानी वानी पी लीजिए. PDF. PDF.
guys, wait. Oh, this is 9, huh? Science. सॉल्यूशंस क्यों आ रहा है? हमको एनसीईआरटी चाहिए। इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट, ओके गाइस, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हमारा प्रोजेक्टर है ये यहाँ पे चल नहीं पा रहा है। ओके, सो हमारा जो एक चैप्टर रह गया दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, वो मैं अलग से उसका वीडियो लेके डाल दूंगी। इसी के साथ जो हमारी बायोलॉजी की मैराथन है क्लास 9 की, वो यहाँ पे क्या होती है, वो यहाँ पे हो जाती है समाप्त। यहाँ पे हमने जो दो बड़े बड़े चैप्टर्स थे, बेसिकली जो दो बड़े चैप्टर है वो तो हमने डन कर दिए हैं। मैं आपको इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की भी जो मैराथन है वो इसमें दे दूंगी, है ना। अभी ये प्रोजेक्टर जो है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, सो प्लीज़ पढ़ते रहिए, ठीक है। नेवर गिव अप, पढ़ते रहिए अच्छे से एकदम हाफ ईयरली में। आई होप कि आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए और आप वीडियोस के साथ साथ लर्न भी करते रहिए। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल। और सॉरी कि यहाँ पे आपका टाइम भी खराब हो गया। हमारा जो प्रोजेक्टर है इसमें कुछ खराबी आ गई है टेक्नोलॉजी, तो इसीलिए वो जो बुक है वो ओपन नहीं हो पाई है। कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसी बड़ी बड़ी क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं वो होती रहती है। ओके, थैंक यू एवरीवन।